चलिए आलमी खबरों में तफसील से आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गैर एलानिया दौरे पर गुज़िश्ता दिनों इराक पहुंचे और वहां पर तैनात अमेरिकी फौजियों ने मुलाकात की उनसे और इस दौरान उन्होंने शाम से अमेरिकी फौज के इनखला के फैसले की वजाहत भी की। सदर ट्रंप के इस दौरे की इराक की अपोजिशन पार्टियों ने मुखालिफत की है। खबर है कि दौरे के दौरान ट्रंप और इराकी वजीर आजम आदिल अब्दुल मेहदी की मुलाकात भी होनी थी, लेकिन वेन्यू को लेकर के इख्तलाफात के सबब मीटिंग मनसूख कर दी गई। क्रिसमस के ऐन दूसरे दिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी अहलिया मेलिना ट्रंप, मुशीरों और सीक्रेट सर्विस के आला ओहदेदारों के हमरा इराक पहुंचे। सदारत का ओहदा संभालने के बाद सदर ट्रंप का ये पहला इराक दौरा है। इस दौरे का पहले से कोई ऐलान भी नहीं किया गया था। मगरबी बगदाद में वाक़े अल असद एयरबेस में उन्होंने अमेरिकी फौजियों और अफसरान से मुलाकात की। तकरीबन 3 घंटे उन्होंने फौजियों के साथ गुजारे। जवानों के साथ उन्होंने सेल्फी खिंचवाई। बाद में उन्होंने अफसरान के साथ अहम मीटिंग भी की और मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने फौजियों से खिताब भी किया और उन्हें क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की। शाम से अमेरिकी फौजियों की वापसी के ऐलान के बाद उनके इस गैर एलानिया दौरे के कई मायने निकाले जा रहे हैं। जवानों के सामने उन्होंने अपने फैसले का दिफा किया। Our presence in Syria was not open-ended and was never intended to be permanent. 8 years ago, we went there for 3 months and we never left. But now we're doing it right. And we're going to finish it off. वाज़ेह हो कि बाज़ हलकों में इराक का दौरा न करने पर सदर ट्रंप की तनकीद भी की जा चुकी है। गुज़िश्ता माह पहली जंग अज़ीम की 7 साला बरसी में न आ जाने पर भी उन्हें तनकीद का हदफ बनाया गया था। इराक में इस वक्त 5000 से ज़्यादा अमेरिकी फ़ौजी मौजूद हैं। दाइश के खात्मे के बाद अमेरिकी फ़ौज ने आमतौर पर इराकी फ़ौजियों की तरबियत और जंगी मशवरे व तजवीज़ तक ही खुद को महदूद रखा है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वो दहशतगर्दी के खिलाफ होने वाली मुहिमात में भी शरीक होते हैं। ट्रंप ने कहा कि दाइश से मुतासिर लोगों पर नज़र रखने के लिए अमेरिकी फ़ौज की इराक में मौजूदगी ज़रूरी है। There will be a strong, deliberate and orderly withdrawal of U.S. forces from Syria. Very deliberate, very orderly, while maintaining the U.S. presence in Iraq to prevent an ISIS resurgence and to protect U.S. interests, and also to always watch very closely over any potential reformation of ISIS, and also to watch over Iran. We'll be watching. अमेरिकी फ़ौज के इनखला के हवाले से उन्होंने कहा कि अमेरिका हर हालात से निपटने का जिम्मेदार नहीं है। उनका कहना है कि अगर किसी को अमेरिका की मदद चाहिए तो उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। America shouldn't be doing the fighting for every nation on earth, not being reimbursed in many cases at all. If they want us to do the fighting, they also have to pay a price, and sometimes that's also a monetary price. जवानों की खिदमत, कामयाबियों और कुर्बानियों के लिए उनका शुक्रिया भी अदा किया ट्रंप ने। उन्होंने कहा कि अमेरिकी मफाद पर ज़रब लगाने वालों को सख्त सबक सिखाया जाएगा। People say, well, maybe somebody comes from the area and they hit us on our homeland. If that happens, they will suffer consequences over here like nobody has ever suffered before. वाज़ेह हो कि एक दिन कबल अमेरिकी सदर ने अपने ओवल ऑफिस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दुनिया भर में तैनात अमेरिकी फौजियों से बात की थी और उन्हें क्रिसमस की मुबारकबाद दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। इधर इराक के दौरे से वॉशिंगटन लौटते हुए अमेरिकी सदर का एयर फोर्स 1 जर्मनी में भी रुका और चंद घंटों के कयाम के दौरान उन्होंने रामस्टीन एयरबेस पर अमेरिकी फौजियों से मुलाकात की। सदर ट्रंप और उनकी अहलिया ने बेस में मुकीम जवानों उनसे मुसाफा किया और उनके साथ सेल्फी भी खिंचवाई। इस दौरान कुछ जवानों ने बेसबॉल कैंप पर उनका ऑटोग्राफ भी लिया।
हमारे साथ खबर पर मजीद बातचीत के लिए मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट और सीनियर जर्नलिस्ट शौकत भारती साहब फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। शौकत सर, बहुत इस्तकबाल आपका जी सलाम पर। और सर, यही जानना चाहूंगा कि ट्रंप के अचानक दौरे का मकसद सिर्फ जवानों को क्रिसमस की मुबारकबाद देना था या फिर कुछ और ही है? देखिए, जिस तरह से सीरिया से इनके पैर उखड़े और जिस तरह से आफ्टर ऑल इनको सीरिया से वापस निकलने की बात करनी शुरू की, तो उसके वजह से ये बहुत ज्यादा परेशान थे और ये इस बहाने से इराक के अंदर गए कि ताकि इराक के अंदर फिर हम अपना यानी अपना इक़्तिदार को ज्यादा सा बढ़ा सकें। लेकिन इराक की जो गवर्नमेंट है वो अमेरिका के गाइडलाइन पर नहीं चलेगी, क्योंकि इतना टाइम लगा इराक की गवर्नमेंट को बनने में इसी वास्ते कि अमेरिकन डायरेक्शन पर नहीं चला जाएगा। क्योंकि इराक की गवर्नमेंट पर प्रेशर इस बात का है कि जहां से आईएसआईएस का सफाया हो रहा है उस जगह से सारे हथियार जो हैं वो इनके ही मिल रहे हैं, मदद इनकी मिल रही है। ये इराक से एयरलिफ्ट करके वहां से ले गए हैं। तो अब ट्रंप का चेहरा इराकियों के ऊपर खुलकर सामने आ गया है कि दाइश जो है वो प्रोटेक्शन इन्हीं का था और वहां के ऊपर जो हार हो रही है, क्या नाम है, सीरिया के अंदर, अब इनको वहां से निकलना था। दूसरी बात, ब्लैकमेलिंग पॉलिटिक्स थी। इन्होंने सऊदी अरेबिया से कहा कि अगर सीरिया में क्या नाम है हमको रुकना है तो आपको खर्चा देना पड़ेगा। तो आखिर सीरिया में रोकने का सऊदी अरब का कौन सा इंटरेस्ट था? इसके मतलब वो सिर्फ ब्लैकमेलिंग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इसमें एक और बात भी है कि आखिर सदर बनने के बाद पहली दफा वो इराक आए हैं। बगदाद में रहते हुए भी ट्रंप ने इराकी वजीर आजम से मुलाकात नहीं की। ये अजीब नहीं लगता? भाई देखिए, जब वो मिलना नहीं चाह रहे वो लोग, ये तो अपने आप आए थे कि आएंगे तो उसके बाद मुलाकात हो जाएगी वहां के ऊपर। जब कोई आदमी घर आता है तो उसके बाद कोई ना कोई इन्होंने एक मिलने का बहाना ढूंढा था। आपने देखा होगा कि इन्होंने ईरान से भी जो है यूनाइटेड नेशन में 3 बार रूहानी से मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। इराक के साथ इस वक्त जो है, इराक के साथ ईरान का बहुत अच्छा टाई अप है और ये इनकी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है कि इराक गए और इराकी इनसे नहीं मिले। ये इनकी बहुत बड़ी इंसल्ट हुई है। दूसरे, इनकी वहां भी हार हुई है कि इनको सीरिया से अपनी नहीं, लेकिन सर ये कहा जा रहा था कि मुलाकात को लेकर मुलाकात के वेन्यू को लेकर के दरअसल इख्तलाफात था, इसीलिए मुलाकात नहीं हुई। क्या ये जो दलील दी जा रही है ये गले से उतरने वाली है? ये कैसे उतरेगी गले से कि वो वेन्यू क्या तय करेंगे जब वो उनके कंट्री में आ गए। हाँ, और तो उस कंट्री के अंदर वहां के प्रेसिडेंट, वहां के प्राइम मिनिस्टर उनसे नहीं मिल रहे हैं। ये छोटी मोटी बातचीत नहीं है, ये ट्रंप की बहुत बड़ी इंसल्ट है और ये इस बात का सबूत है कि जो मिडिल ईस्ट में इनकी जो पॉलिसी थी वो फेल हो चुकी है। ये पूरी तरीके से सर, आप इससे पहले कोई ऐसा वाकया देखते हैं कि इस तरीके से कभी कोई अमेरिकी सदर जो है वो किसी गैर मुल्की दौरे पर गया हो, चाहे वो एलानिया चाहे वो गैर एलानिया, और वहां के वजीर आजम ने या फिर वहां के जो आला क़यादत रही हो वो ना मिली हो? ऐसे ये एक मिसाल है कि जब कनाडा गए थे नेतन्याहू, तो उस वक्त वहां उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया था। और ये दूसरी बात ये है कि यहाँ के ऊपर आने के बाद ट्रंप की तो मेरे ख्याल से, ऐसा तो मेरे नॉलेज में नहीं है कि ट्रंप किसी कंट्री में गए हो और वहां की गवर्नमेंट के लोगों ने इनसे बात करने से इनकार कर दिया हो या बगैर मिले चले आए, या इससे पहले के भी कुछ अमेरिकी सदर। ना देखिए, ठीक है जी, चलिए, उनका प्रोग्राम पहले। हाँ ठीक है सर, माफी के साथ रोक रहा हूं क्योंकि सर वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जो आपने बात कही उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और शाम ने राजधानी दमिश्क के नवाही इलाकों में इसराइल की जानिब से हुए फिजाई हमले के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल में शिकायत दर्ज कराई है और एक रोज कबल जुनूबी दमिश्क में इसराइल की जानिब से मिसाइल दागे गए थे। खबरों के मुताबिक हमले में एक असलहों के डिपो को निशाना बनाया गया था जिसमें 3 अफराद जख्मी भी हुए थे। शाम का कहना है कि इस तरह के हमलों का मकसद इलाकाई बहरान को जारी रखना है और शामी वजारत खारजा का यह कहना है कि फिजाई हमले में फौजी तासीबात के अलावा रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया।
वजारत खारजा क्रिसमस के मौके पर हुए इस हमले की पुरजोर लफ्ज में मजम्मत करते नजर आए और शाम ने इस कार्रवाई को दहशतगर्दाना हमलों से ताबीर करते हुए कहा कि इसराइल अवाम में खौफ और हरास पैदा करना चाहता है। उधर इस्राएली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि रेड लाइन समेत तमाम इलाकों पर इस्राएली फौज गहरी निगाह रखे हुए है। गुज़िश्ता रात हुए हमले के हवाले से इस्राएली दिफाई एहलकारों का यह कहना है कि आर्म्ड डिपो में ईरान के भेजे हुए असलहे थे जिसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह के जंगजू करते हैं। ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद फिजाइया में कमीशन पाने वाले जवानों के पास उस तकरीब से खिताब करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के मुमकिना खतरात और उसकी पेशकदमी को रोकने के लिए इस्राएली फौज हर वक्त तैयार है। और हालांकि उन्होंने अपने खिताब में बराह रास्त ना तो गुज़िश्ता हमलों का कोई जिक्र किया और ना ही मॉस्को की जानिब से की गई तनकीद का ही कोई हवाला दिया। वाज़ेह हो कि शाम में गुज़िश्ता 7 साल से जारी खाना जंगी के दौरान इसराइल मुसलसल हिजबुल्लाह और ईरान के रोल को लेकर के सवाल उठाता रहा है। दोनों को वो अपनी दाखिली सलामती के लिए खतरा करार देता रहा है और इसे लेकर के उसके जारहाना अज़ाइम भी जारी हैं। मिस्र के 2 साबिक कायद और सदर ममलकत हुस्न मुबारक और मोहम्मद मुर्सी का पहली दफा अदालती कटघरे में आमना सामना हुआ और यह पहला मौका है जब दोनों को एक दूसरे के सामने पेश किया गया। अपने 2 लड़कों के हमराह कोर्ट में पेश हुए 90 साला हुस्न मुबारक ने तकरीबन 1.5 घंटे तक साबिक सदर के खिलाफ सबूत पेश किए और मुर्सी पर 2011 में अवामी तहरीक के दौरान सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाने, कत्ल व इक़दाम कत्ल, शिद्दत पसंदों को जेल से निकालने में मदद करने का इल्जाम है। और हुस्न मुबारक जिस वक्त ये इल्जाम आयद कर रहे थे उस वक्त मुर्सी इख्वान के दूसरे कैदी साथियों के हमराह कैद खाने के पीछे खड़े हुए थे। मुबारक का इल्जाम है कि मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद गाज़ा के रास्ते मिस्र में दाखिल हुए और जेल पर हमला किया था। वाज़ेह हो कि अरब स्प्रिंग के बाद हुए इंतखाब में मुर्सी की पार्टी हुकूमत में आई थी, लेकिन 2013 के वस्त में मौजूदा सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने की क़यादत में फौज ने उन्हें इक़्तिदार से बरतरफ कर दिया। बाद में उन्हें कैद करके उन पर मुजाहिरीन को हलाक करने और कतर के लिए जासूसी करने के इल्ज़ाम में मुकदमा चलाया गया। इसमें उन्हें 20 और 25 साल की सज़ा सुनाई गई और इस मामले में दीगर इख्वानियों के खिलाफ भी मुकदमा चलाया गया। इनमें से कुछ को मौत जबकि कुछ को तवील मुद्दती कैद की सज़ा सुनाई गई। और इधर मुत्तहिदा अरब अमीरात की शहजादी शेख लतीफ़ा बिन्त मोहम्मद अल मख्तूम की एक तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और ये तस्वीरें मीडिया की जानिब से जारी की गई हैं। कहा यह जा रहा है कि हुकूक इंसानी से वाबस्ता तंजीमों के दबाव के सबब उनकी ये फोटो जारी की गई। मीडिया के मुताबिक दुबई के शाह राशिद अल मख्तूम की साहिबजादी अपने घर पर मौजूद हैं और खुश हैं। तस्वीर में अक़वाम मुत्तहिदा की साबिक कमिश्नर बराए हुकूक इंसानी और आयरलैंड की सदर मैरी रॉबिन्सन और शेखा लतीफ़ा के साथ उन्हें दिखाया गया है। वाज़ेह हो कि शेखा लतीफ़ा की अगर हम बात करें तो वो उस वक्त चर्चा में आई थी जब उनके अमीरात से लापता होने की बात सामने आई थी। बाद में वो वापस लौटी। हुकूक इंसानी से वाबस्ता तंजीमों का यह कहना है कि उन्हें जबरन वापस बुलाया गया और राइट्स ग्रुप उन्हें सामने पेश करने का मुतालबा कर रहे थे। इधर खाना जंगी के सबब हुई तबाही के बाद शाम के तारीखी शहर हलब या एलेप्पो की तामीर 9 का काम शुरू हो चुका है और 2016 में शहर पर शामी फौज ने दोबारा कब्जा कर लिया था। उसके बाद से ही इस मंसूबे पर अमल किए जाने लगा और किसी वक्त में हलब शाम का तिजारती मरकज हुआ करता था। खाना जंगी के नतीजे में शहर की सारी तिजारती सरगर्मियां मफलूज हो चुकी थी, लेकिन अब धीरे धीरे शहर अपने पुराने रंग में लौट रहा है और तामीर 9 के बाद शहर के बिल्कुल वस्त में वाक़े किले में दोबारा सयाहों के लिए इसे खोला जाएगा। साबिका रवायत को जिंदा करते हुए अब यहाँ पर मौसम साफ होने पर सकाफती प्रोग्राम का भी इनेकाद किया जाता है और इसकी वजह से आसपास की दुकानों की रौनक भी लौट आई है।
लेकिन शहर के अंदरूनी इलाकों में अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है और इन इलाकों में खाना जंगी के असरात अभी भी कायम हैं। हालांकि यहाँ भी काम चल रहा है, लेकिन इसे नई सूरत देने में अभी वक्त जरूर लगेगा। It's actually beautiful and it's really an achievement we really did, that we took it back to us and we really can come here after 7 years of the war. It's actually really beautiful and a real beautiful feeling that we can come here and visit it again. कहते हैं कि जंग की तबाहियां किसी में तमीज नहीं करती और जजीरे नुमा अरब की सदियों पुरानी तारीख का शाम एक अहम हिस्सा है। लेकिन 8 साला खाना जंगी ने शुमाल से लेकर के जुनूब तक इस मुल्क को भारी नुकसान पहुंचाया है और हमलों में कई तारीखी इमारतों के एक तरह से मिस्मार हो जाने की ये तस्वीरें सामने आती हैं। इनके कुछ असरात बाकी हैं और उनकी बाज़ाबातकारी की कोशिशें भी की जा रही हैं। हलब की तरह ही मुल्क का एक कदीम शहर है बोसरा। सकाफती और तहजीबी लिहाज से इस शहर की खासी अहमियत है। खाना जंगी के दौरान यहाँ ज़बरदस्त बमबारी हुई थी, लेकिन खुशकिस्मती से पुरानी यादगारों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा। ये शहर आलमी सकाफती विरसे के लिए भी जाना जाता है। और बांग्लादेश में आम इंतखाबात पुरतशद्दुद होते जा रहे हैं और तशहीरी मुहिम शुरू होने के बाद से ही मुख्तलिफ मकामात पर बरसर इक़्तिदार पार्टी और हिज़्ब इख्तिलाफ जमात के हामियों के दरमियान झड़प हुई थी। इस हवाले से पुलिस ने मुख्तलिफ पार्टियों के कई कारकुनान और हामियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इन्हें चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश उन्होंने किया और अपोजिशन पार्टियां इलेक्शन कमीशन के साथ साथ दूसरे सरकारी इदारों पर बरसर इक़्तिदार जमात का फेवर करने का इल्जाम आयद कर रही हैं। पूरे बांग्लादेश में बीएनपी हामियों और दूसरी मुखालिफ पार्टियों के कारकुनों के लिए घरों में रुकना नामुमकिन हो गया है। पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर रही है। बांग्लादेश में इंतखाब नहीं हो रहा है। अवाम को धमकाया जा रहा है ताकि वो वोट न डाल सके। गुज़िश्ता हफ्ते इंडोनेशिया में आई सुनामी से जो नुकसानात हुए हैं, अगर उसकी पेशगी इत्तला होती तो नुकसानात से बचा जा सकता था। मकामी लोगों के साथ साथ माहिरीन ने भी इस किस्म की राय का इजहार किया है। हुकूमती सतह पर भी अब इसे तस्लीम किया जाने लगा है। यही वजह है कि हुकूमत वार्निंग सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए काम शुरू कर चुकी है। वाज़ेह हो कि आतिशफ़शा के फटने से कबल जिस तरह की हलचलें पैदा हुई थी, उसे मकामी लोगों ने मामूलात का हिस्सा मान करके ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। We're still trying to figure out what caused this new phenomena. The activity of Krakatoa itself did not cause a landslide. We believe it is due to many factors. At the time the landslide took place, there were also heavy rain and volcanic tremors. All of those combined resulted in this powerful underwater landslide that caused सुनामी ने लोगों को बेघर करने के साथ ही बेरोजगार भी कर दिया है और मर्दों की बनिस्बत खवातीन इससे ज्यादा खौफजदा हैं। उन्हें इस बात का अंदेशा है कि सुनामी दोबारा लौट सकती है। यही वजह है कि ज्यादातर खवातीन इन मकामात पर दोबारा घर तामीर करने के हक में नहीं हैं। सयाहों की आमद की वजह से साहल पर तरह तरह की दुकानें भी लगा करती थीं, लेकिन अब इसे लेकर के भी शक और शुबह का इजहार किया जा रहा है। मैं खौफजदा हूँ। अगर कहीं दोबारा सुनामी आ गई तो क्या होगा, इसलिए मैंने महफूज मकाम पर पनाह लेना मुनासिब समझा। जब भी लहरें उठती हैं मैं खौफजदा हो जाती हूँ। बारिश हुई तो सैलाब आ जाता है। यही वजह है कि सभी शेल्टर होम में पनाह लेने जा रहे हैं। पहले की तरह मैं दोबारा साहिल पर चीजें बेचना चाहती हूँ, लेकिन अब मैं बहुत खौफजदा हूँ। शायद अब आगे मैं चीजें फरोख्त नहीं कर पाऊँ। इधर सुनामी के बाद मुतासरा इलाकों में अब महामारी फैलने का भी अंदेशा बढ़ने लगा है। इसकी रोकथाम के लिए पनाह गुज़ीन कैंपों में जख्मियों को हर तरह की तिब्बी सहूलियात भी फराहम कराई जा रही है। सुनामी से सबसे ज्यादा मुतासर इलाका बेंटन सूबा है। सबसे ज्यादा लोग इसी इलाके में जख्मी और हलाक हुए हैं। अभी भी कई लोगों के लापता होने की खबर है, जिसकी तलाश की जा रही है। कैंपों में तैनात मेडिकल टीम इस बात पर ज्यादा ध्यान दे रही है कि इलाके में डायरिया, बुखार, खांसी और स्किन से मुताल्लिक कोई बीमारी नहीं फैले। वाज़ेह हो कि इस तरह की तबाही के बाद मुतासरा इलाकों में इन बीमारियों के फैलने का अंदेशा बढ़ जाता है। कैंप में शुरुआती जांच के बाद शदीद तौर पर जख्मी हुए लोगों को इलाज के लिए महफूज मकामात के अस्पतालों में भेजा जा रहा है।
खबर चीन से, जहां पर हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जी का एक और मामला सामने आया है। गुज़िश्ता दिनों चीन पुलिस इंतजामिया ने 2 साल से लापता बताए जा रहे राइट्स ग्रुप के वकील वांग क्वानझांग को अदालत में पेश किया और उन पर रियासत के खिलाफ लोगों को मुश्तइल करने का और रियासती कवानीन को अहमियत ना देने का इल्जाम लगा है। और इस पूरे मामले को लेकर के मगरबी मीडिया में चीन की काफी तनकीद की जा रही है। वांग एक मकामी तहरीक से वाबस्ता लोगों की जानिब से पुलिस ज्यादती के खिलाफ कई मामलों में पैरवी कर रहे हैं। और इसी के साथ वर्ल्ड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए जी सलाम के साथ।